चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 11 के 5 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है प्राकृतिक वनस्पति। क्या आप कभी पिकनिक के लिए जंगल गए हैं? अगर आप शहर में रहते हैं तो अवश्य ही आप पार्क में गए होंगे। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप अमरूद या नारियल के बगीचे में जरूर गए होंगे। आप प्राकृतिक और मानव रोपित वनस्पति से में कैसे अंतर कर पाते हैं? जो पौधे जंगल में प्राकृतिक परिस्थिति में फलता फूलता है, वहीं पेड़ आपके बगीचे में मानव देख रेख में उगाया जा सकता है। और प्राकृतिक वनस्पति से अभिप्राय उसी पौधे समुदाय है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहां पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों में यथासंभव स्वयं को ढाल लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालयी पर्वत पर शीतोष्णकटिबंधीय वनस्पतियां पाई जाती है और पश्चिमी घाट तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय वर्ष वन पाए जाते हैं। और डेल्टा क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वन और मैंग्रोव तथा राजस्थान के मरुस्थलीय और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की झाड़ियां पाई जाती है। केटस और कांटेदार वनस्पतियां पाई जाती हैं। मिट्टी और जलवायु में विभिन्नता के कारण भारत में वनस्पति में क्षेत्रीय विभिन्नताएं पाई जाती है और प्रमुख वनस्पति प्रकार तथा जलवायु परिस्थिति के आधार पर भारतीय वनों को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। जैसे वनों के प्रकार देखें तो पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, चौथा है पर्वतीय वन, तो पांचवा है बिलांचली और अनूप वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन के बारे में देखें। ये वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढाल पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के पहाड़ियों पर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये उन उष्ण और आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और औसत वार्षिक वर्षा 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। और उष्णकटिबंधीय वन सघन और पातों वाले होते हैं और वहाँ जहाँ भूमि के नजदीक झाड़ी और वेल होती है और इसके ऊपर छोटे कद वाले पेड़ और सबसे ऊपर लंबे पेड़ होते हैं। और इन वनों में वृक्षों की लंबाई 60 मीटर या उससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि इन क्षेत्रों के पत्ते झड़ने, फूल आने और फल लगने का समय अलग अलग होता है और इसलिए वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। और इनमें पाई जाने वाली मुख्य वृक्ष प्रजातियां रोजवुड है, महोगनी है, एनी और एबनी है। और अर्ध सदाबहार वन इन्हीं क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और अर्ध पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं और इनमें मुख्य वृक्ष प्रजातियां साइडर, होलक और नुकेल है। और अंग्रेज भारत में वनों की आर्थिक महत्ता को समझते थे और इसलिए उन्होंने इनका बड़े पैमाने पर दोहन करना शुरू किया था और इससे वनों की संरचना भी बदलती चली गई। और गढ़वाल और कुमाऊं में पाए जाने वाले ओक के स्थान पर चीरू के उगाए गए और उसके बाद जो रेल पटरी बिछाने के लिए आवश्यक थे, चाय, कॉफी और रबर के बागान लगाने के लिए भी वनों को साफ कर दिया गया। और लकड़ी ऊष्मा रोधक होती है और इसलिए अंग्रेजों ने इसका प्रयोग इमारत निर्माण में भी भरपूर मात्रा में किया था। और इस तरह से संरक्षण को भूलकर वनों का व्यापारिक इस्तेमाल शुरू हुआ था। उसके बाद देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो भारतवर्ष में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वार्षिक वर्षा 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। जल उपलब्धता के आधार पर इन वनों को अर्ध अवशुष्क पर्णपाती वनों में विभाजित किया गया है। और अर्ध पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर में होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपाद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और ओडिशा में उगते हैं। और सागवान, साल, हुड़ा, महुआ, आंवला, शेमर, कुसुम और चंदन आदि प्रजातियों के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती उन देश के उन विस्तृत भागों में मिलते हैं जहां वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। और आर्द्र क्षेत्रों की ओर ये वन आर्द्र पर्णपाती और शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों में मिल जाते हैं। और ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीप पठार और उत्तर भारत के मैदानों में ये वन अनुपार्क नुमा भूदृश्य बनाते हैं जहां सागवान और अन्य पेड़ों के बीच हरी भरी घास होती है। और शुष्क ऋतु शुरू होने से ही इन पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं और घास के मैदान में नग्न पेड़ खड़े हो जाते हैं। और इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य पेड़ में तेंदु है, पलाश, उसके बाद अमतास है, वेल, खेर और अक्षर वुड है।
और इत्यादि ये कई प्रजातियां हैं। राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिण भागों में कम वर्षा और अत्यधिक पशुचारण के कारण प्राकृतिक वनस्पति बहुत विरल है। उसके बाद देखते हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और इन वनों में कई प्रकार के घास और झाड़ियां शामिल है। और इसमें दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अर्धशुष्क क्षेत्र में शामिल है। इन वनों में पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्णरहित हो रहते हैं और झाड़ियाँ जैसे लगते हैं और इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां बबूल, वेर, खजूर, खेर, नीम, खेजड़ी और पलास इत्यादि है। और इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी कुछ घास होती है। और उसके बाद पर्वतीय वन देखें। पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आते हैं। और इन वनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, उत्तरी पूर्वी वन और दक्षिणी पूर्वी वन। पर ऊंचाई बढ़ने के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों में टुंड्रा में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। हिमालय के गिरिपद और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके बाद 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर अर्धशीतोष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिमी बंगाल और उसके बाद उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में चौड़ी पत्तों वाले ओक और चेस्टनट जैसे सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्र में 1500 से 1700 मीटर की ऊंचाई पर व्यापारिक महत्व वाले चीड़ के वन पाए जाते हैं। हिमालय के पश्चिम भाग में बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार की लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्माण कार्य में भी प्रयुक्त होती है। इसी तरह चिनार और वालन जिसकी लकड़ी कश्मीर हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल होती है और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ब्लूपाई और स्प्रू 2225 से 3048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और इस ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्णकटिबंधीय घास भी उगती है। और इससे अधिक ऊंचाई पर एल्पाइन वन और चारागाह भी पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन और बर्च और उसके बाद है रोडोडेंड्रॉन आदि वृक्ष पाए जाते हैं। और ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय जैसे गुज्जर, बकरवाल, गड्ढी और भूटिया इन चारागाहों का पशु चारने के लिए भरपूर प्रयोग करते हैं। और शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिण ढालों पर अधिक वनस्पति पाई जाती है और अधिक ऊंचाई वाले भाग में टुंड्रा वनस्पति जैसे मॉस और लाइकन आदि पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्वी वन मुख्यतः प्रायद्वीप के 3 भागों में मिलते हैं, पश्चिमी घाट, विंध्याचल और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं। चूंकि ये श्रृंखलाएं उष्णकटिबंधीय में पड़ती है और इनकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 1500 मीटर रही है और इसलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक प्रांतों में पश्चिमी घाट में इन तरह की वनस्पति विशेषकर पाई जाती है। और नीलगिरी, अनामलाई और पालनी पहाड़ी पर पाए जाने वाली शीतोष्णकटिबंधीय वनों को अनुशोलास के नाम से जाना जाता है। और इन वनों में पाए जाने वाले वृक्ष मगलोनिया है और लेरेर है। उसके बाद सिलकोना और बेटर का आर्थिक महत्व है। ये वन सतपुरा और मेकार श्रेणी में भी पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं बेलांचली और अनूप वन के बारे में। भारत में विभिन्न प्रकार के आर्द्र और अनूप पर आवास पाए जाते हैं जिसके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि आर्द्र है और ओडिशा में चिल्का और भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों के अधिवेशन यानी रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जल कुक्कुट आवास है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच एक समझौता है और हमारे देश की आर्द्र भूमि को 8 भागों में रखा गया है जो इस प्रकार है। दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्रों की लेगून और अन्य आर्द्र भूमियां। दूसरा है राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमियां। तीसरा है गुजरात राजस्थान से पूर्व यानी केवलादेव राष्ट्रीय पार्क और
मध्य प्रदेश की ताज़ा जल वाली झीलें और जलाशय। चौथा है भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्र भूमि और लेगून यानी चिल्का झील आदि। और पांचवा है गंगा के मैदान में ताज़ा जल वाले कच्छ क्षेत्र। छठा है ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ के मैदान और उत्तरी पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपद के कच्छ पर अनूप क्षेत्र। सातवां है कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियाँ। आठवां है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप चापों के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। मैंग्रोव लवण कक्ष ज्वारीय शकरी खारी पंख मैदानों और ज्वार नदमुख के तटीय क्षेत्रों पुगते हैं और इसमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं। बंधे जल और ज्वारीय प्रवाह की सकरी खारियों से आरे तिरछे ये वन विभिन्न किस्म के पक्षियों को आश्रय प्रदान करते हैं। भारत में मैंग्रोव वन 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो विश्व के मैंग्रोव क्षेत्र का 7% है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में अत्यधिक विकसित हैं। और इसके अलावा ये महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका संरक्षण आवश्यक हो गया है। और वन और जीवन देखे असंख्य जनजाति है लोगों के लिए वन एक आवास रोजी रोटी की अस्तित्व है और ये उन्हें भोजन फल खाने लायक वनस्पति शहद पौष्टिक जड़ें और शिकार के लिए अन्य जानवर प्रदान करते हैं। इन्हें घर बनाने का सामान और कलाकारी की वस्तुएं देते हैं। जनजातीय समुदायों के लिए वनों की महत्ता भली सभी जानते हैं क्योंकि ये उनके जीवन और आर्थिक क्रियाओं के आधार हैं। और वनों और जनजातीय समुदायों में घनिष्ठ संबंध है और इनमें से एक का विकास दूसरे के बिना असंभव है। वनों के विषय में इनके प्राचीन व्यवहारिक ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है। जनजातियों को वनों से गौण उत्पादन संग्रहण करने वाले न समझकर इन्हें वन संरक्षण में भागीदारी बनाना जाना चाहिए। वन संरक्षण देखें तो वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हमें बहुत आर्थिक और सामाजिक लाभ पहुंचाते हैं, अतः वनों के संरक्षण के मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप भारत सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति 1952 में लागू की, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। और इस नई वन नीति के अनुसार भारत सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंधन पर बल देगी, जिससे एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है देश में 33% भाग पर वन लगाना, जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। दूसरा है पर्यावरण संतुलन बनाए रखना तथा पारिस्थितिकी असंतुलन क्षेत्रों में वन लगाना। तीसरा है देश की प्राकृतिक धरोहर जैव विविधता और आनुवंशिक पूल का संरक्षण करना। चौथा है मृदा अपरदन और स्थलीयकरण रोकना तथा बाढ़ और सूखा नियंत्रित करना। और पांचवा है निम्नकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी एवं वनोरोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार करना। छठा है वनों की उत्पादकता बढ़ाना। वनों पर निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी ईंधन चारा और भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं को प्रयोग में लाना। सातवां है पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना, जिसमें महिलाओं भी शामिल हो सकती है और जिसमें शामिल है ताकि वनों पर दबाव कम हो। और इन वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं, जैसे सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का अर्थ है पर्यावरणीय सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन और सुरक्षा तथा ऊसर भूमि का वनोरोपण। राष्ट्रीय कृषि आयोग, जिसका गठन 1976 से 1979 में हुआ था, तो इस आयोग ने सामाजिक वानिकी को 3 भागों में बांटा और शहरी वानिकी, ग्रामीण वानिकी और फर्म वानिकी। शहरों और उनके इर्द गिर्द निजी और सार्वजनिक भूमि जैसे हरित पट्टी पार्क सड़कों के साथ जगह उद्योग और व्यापारिक स्थलों पर वृक्ष लगाना और उनका प्रबंधन शहरी वानिकी के अंतर्गत रखना। ग्रामीण वानिकी में कृषि वानिकी और समुदाय कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाता है। कृषि वानिकी का अर्थ है कृषि योग्य तथा बंजर भूमि पर पेड़ और फसलों एक साथ लगाना। इसका अभिप्राय है वानिकी और खेती एक साथ करना, जिससे खदान, चारा, ईंधन, इमारती लकड़ी और फलों का उत्पादन एक साथ किया जाए। और समुदाय वानिकी में सार्वजनिक
भूमि जैसे गांव चारागाह, मंदिर भूमि, सड़कों के दोनों ओर नहर किनारे, रेल पट्टी के साथ पटरी और विद्यालयों में पेड़ लगाना शामिल है। और इसका उद्देश्य पूरे समुदाय को लाभ पहुंचाना है। और इस योजना का एक उद्देश्य भूमि विहीन लोगों को वनीकरण से जोड़ना तथा इससे उन्हें वे लाभ पहुंचाना हो जो केवल भूस्वामियों को ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद फार्म वानिकी है। फार्म वानिकी के अंतर्गत किसान अपने खेतों में व्यापारिक महत्व वाले दूसरे पेड़ लगाते हैं और वन विभाग इसके लिए छोटे और मध्यम किसानों को निःशुल्क पौधे उपलब्ध कराते हैं। इस योजना के तहत कई तरह की भूमि जैसे खेतों की मेरे, चारागाह, घास स्थल, घर के पास पड़ी खाली जमीन और पशुओं के बाड़ों में भी पेड़ लगाए जा सकते हैं। वन्य प्राणी देखें तो आपने चिड़ियाघर में पिंजरों में जंतु और पक्षियों दोनों को देखा होगा। भारत में वन्य प्राणी एक महान प्राकृतिक धरोहर है। यह अनुमान लगाया गया है कि विश्व के ज्ञात पौधे और प्राणियों की किस्मों में से 4 से 5% किस्में भारत में पाई जाती है। और हमारे देश में इतने बड़े पैमाने पर जैव विविधता पाए जाने के कारण यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र है और जिन्हें हमें युगों से संरक्षित रखना है। और समय के साथ पारिस्थितिकी तंत्रों के आवास मानव क्रियाओं द्वारा प्रभावित हुए और परिणाम स्वरूप जैव प्रजातियों की संख्या काफी कम हो गई है। कुछ जैव प्रजातियां जो लुप्त होने के कगार पर है। वन प्राणी की संख्या होने के मुख्य कारण इस प्रकार है। जैसे पहला है औद्योगिकरण और तकनीकी विकास के कारण वनों के दोहन की गति तेज हुई। उसके बाद दूसरा है खेती, मानवीय बस्ती, सड़कें, खदानें, जलाशय इत्यादि के लिए जमीन से वनों के साफ किया गया। तीसरा है स्थानीय लोगों ने चारे, ईंधन और इमारती लकड़ी के लिए वनों से पेड़ काटे और वनों का दबाव बढ़ा। और चौथा है पालतू पशुओं के लिए नए चारागाहों की खोज में मानव ने वन्य जीवों और उनके आवासों को नष्ट किया है। पांचवा रजवाड़ों तथा संभ्रांत वर्ग ने शिकार को क्रीड़ा बनाया और एक ही बार में सैकड़ों वन्य जीवों को शिकार बनाया और व्यापारिक महत्व के लिए अभी भी पशुओं को मारा जाता है। छठा है जंगलों में आग लगने से भी वन और वन्य जीवों की प्रजातियां नष्ट होती है। और यह महसूस किया जा रहा है कि राष्ट्रीय और विश्व प्राकृतिक धरोहर बचाने और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन्य प्राणियों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। और इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तो भारत में वन्य प्राणी संरक्षण देखें। भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियां हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती है। इन युवाओं का पर महत्वपूर्ण प्रभाव है वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ और जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। और इस अधिनियम के 2 मुख्य उद्देश्य। अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न प्रजाति को सुरक्षा प्रदान करना तथा नेशनल पार्क, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। और इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतया संशोधित किया गया जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान भी किया गया। इसमें कुछ पौधे की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान है। देश में 103 नेशनल पार्क और 563 वन्य प्राणी अभयारण्य है। और वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है और बढ़ा भी है। और इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित है। यद्यपि इस लक्ष्य की तभी प्राप्त किया जा सकता है जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे। यूनेस्को के मानव और जीवन मंडल योजना के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में लाया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसे 1992 में लाया गया था, तो जैसी विशेष योजनाएं इन प्रजातियों के संरक्षण और उनके आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही है। इनमें से प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चलाई जा रही है और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना है जिसमें वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, संस्कृति और परिस्थिति के मूल्य बनाए रखे जा सके। और इसमें प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फायदा होगा। और शुरू में यह योजना 9 बाघ नीचे यानी आरक्षित क्षेत्रों में शुरू की गई थी और यह 16,339 वर्ग मीटर पर फैली हुई है। और अब यह योजना 50
करोड़ बाघ नीचों से चल रही है और इसका क्षेत्र 71,27,10 वर्ग किलोमीटर है और 18 राज्यों में व्याप्त है। देश में बाघों की संख्या 2006 में 14 से 11 से बढ़कर 2020 में 29.67 हो गई है, जो विश्व की कुल बाघ संख्या का 70% है। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है, परंतु फिर भी पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया जाता है। बाघों की संख्या का स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों और इसकी भोजन कड़ी को बनाए रखा जा सके। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजना जैसे मगरमच्छ प्रजनन परियोजना है, अंकुल परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी चलाई जा रही है। जीवमंडल नीचे के बारे में देखें। जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र विशेष रूप से भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र है, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवन मंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, यानी MAB के तहत अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। जैसे कि आरेख 5.1 में दिखाया गया है कि जीवमंडल नीचे के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। यहाँ पर संरक्षण जीव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्रों का संरक्षण और विकास से पर्यावरण और विकास का मेलजोल और है व्यवस्था, पर्यावरण अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क। भारत में 18 जीवमंडल नीचे है, यानी परियोजना 5.1। इसमें से 12 जीवमंडल नीचे यूनेस्को द्वारा जीवमंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। यह है जीवमंडल नीचे की सूची। नीलगिरी देवी, नंदा देवी और नोकरेक है, सुंदरवन है, मन्नार की खाड़ी, ग्रेट निकोबार, और उसके बाद सिमिलीपाल और दिब्रू साइकोबा और दिहांग देवांग, पंचमंडी और कंचनजंगा और अगस्त्यमलाई है, और उसके बाद अचन कमल, अमरकंटक है, कच्छ है, ठंडा रेगिस्तान में है, और शेष अचलम है और पन्ना है।